अब हमने डीमेरिट्स तो जान लिए, ठीक है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके नुकसान जान लिए, कुछ फायदे जान। देखो फायदे बहुत ज्यादा है, नुकसान है मानते हैं नुकसान है, पर फायदे ना उससे ज्यादा है। देखो अगर हम लोगों को डर नहीं होगा ना तो हम अपनी मर्जी करेंगे। ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, अगर उनको डर नहीं है, अगर मान लो एक नेता जीत गया, उसको पता है 5 साल तक कुछ नहीं होगा और आने वाले जितने भी साल हैं कोई और है ही नहीं कंपटीशन में, तो वो अपनी मन की मर्जी करेगा। वो कभी भी जो एरिया है, जो लोकल लोग हैं, उनके बारे में नहीं जानेगा, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज नहीं डालेगा। तो अगर उसे पता है कि कंपटीशन है, 5 साल बाद अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो कोई और नेता उसकी पोस्ट पे बैठेगा और उसको उसकी सीएम की पोस्ट, एमपी की पोस्ट और एमएलए की पोस्ट से हटा सकता है। तो ये डर जब नेता के अंदर आ जाता है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज हो जाती है कंपटीशन की। तो यही इसमें लिखा है बेटा कि जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है प्रोवाइड इनिशिएटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, उनको एक इनिशिएटिव देता है कि उनको देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो रोड की डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट हो, स्कूल की डेवलपमेंट हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो नेता है उनको पता है कि उनकी जो एरिया है उसकी रोड अच्छी नहीं है, या स्कूल अच्छे नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अगर वो लोगों के बोलने से पहले अगर वो कर दे तो इससे बेटा क्या होता है, उस नेता की या उस पॉलिटिकल लीडर की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ जाती है। आपके बोलने से पहले अगर वो काम कर दे तो आपको फील होगा कि ये नेता बहुत अच्छा नेता है, ये एक अच्छा नेता है, ये देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, और उसका नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना, उसकी जो विक्ट्री है वो बेटा क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनका डिजायर सिर्फ जीतना है, इलेक्शन में जीत जाए, देश के लिए काम ना करें। तो ये क्या है कि कोई पार्टी का अगर मोटिव है सिर्फ और सिर्फ पावर में आना, उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है और वो भी फोर्सफुल, एक फोर्स लगता है लोगों का कि उसको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक प्रेशर फील होता है कि अगर नहीं किया तो हटा दिया जाएगा। भले ही पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बंटवारा कर देते हैं एरिया में, लोगों के मन के अंदर बहुत मनमुटाव फैला देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, एक कंपटीशन अलग अगली हो सकता है जो भी हमने इसके डीमेरिट्स में देख लिया, पर फिर भी एक बहुत बढ़िया काम करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर के अंदर एक डर बिठा देता है कि उनको देश के लिए, वहां के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट हो गया। देन अब हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं बेटा, इंडिया के अंदर जान लेते हैं, इंडिया का इलेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। देखो आपको पता है कि इंडिया एक छोटी सी कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और यहां पर जो आपका इलेक्शन होता है उसमें जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, वो एरिया बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इन इंडिया वी आर फॉलोइंग एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम एक एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम को फॉलो करते हैं। एरिया बेस्ड का मतलब है इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने उनको डिवाइड कर दिया, और ये सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए किया गया। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, और उन एरियाज को एक नाम दिया, उनको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्हें क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन एरियाज को बोला गया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत में टोटल है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव आप चुनते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आपकी जो बात है, वो आपकी जो डिसीजन है वो लेगा। अब इलेक्शंस की बात कर ले तो 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। पहला होता है जनरल इलेक्शन, दूसरा होता है आपका मिड टर्म इलेक्शन, और तीसरा होता है आपका बाय इलेक्शंस। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इंडिया के अंदर 3 तरह के इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज जनरल, एक होता है बाय इलेक्शन, और एक होता है मिड टर्म इलेक्शंस। पहले बात कर लेते हैं। देखो आपको ये पता है कि देश में आप 3 ही पोस्टों के लिए बेसिकली इलेक्शंस होते हैं। एक होता है एमएलए की पोस्ट का इलेक्शन, जिसे आप विधायक की पोस्ट का इलेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है एमपी की पोस्ट का इलेक्शन, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जब आप एमपीज को चुनते हो तो एमपीज से बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो जो 2 तरह के इलेक्शन है, पहला है लोकसभा का इलेक्शन,
लोकसभा के इलेक्शन एमपी को चुनने के लिए होते हैं, जिनमें आप जो मैक्सिमम एमपी होंगे जिस पार्टी के, उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर देश को रूल करेगा। तो एमपी का जो इलेक्शन होता है जिसमें पीएम को सिलेक्ट किया जाता है उसे लोकसभा का इलेक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है विधानसभा का इलेक्शन, इसमें आप एमएलए को चुनते हैं और जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए होंगे उस पार्टी का सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। तो दो तरह के इलेक्शंस इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है विधानसभा। विधानसभा आपका स्टेट्स के लिए होता है और लोकसभा पूरी इंडिया के लिए होता है। इन्हीं को ही जनरल इलेक्शन कहा जाता है और ये हर 5 साल के बाद रिपीट होते हैं। ये इलेक्शंस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है सेम टाइम पे, अगर स्टेट के हैं तो एक साथ ही होंगे, पर इंडिया के होते हैं तो अलग अलग दिनों में हो जाते हैं, एक ही हफ्ते या 2 हफ्ते या कम से कम 1 महीने के अंदर आपको सारे इलेक्शंस कराने होते हैं। अब इंडिया का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1952 के अंदर हुआ था। ये हो गया आपका जनरल इलेक्शन। सब बाय इलेक्शंस पढ़ते हैं। हो सकता है आप जिस स्टेट में हैं वहां का जो चीफ मिनिस्टर है या वहां का एक एमएलए है, बाय चांस वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, या वो अपनी पोस्ट को ही छोड़ देता है, अपनी पोस्ट से ही रिजाइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और को हम उसकी पोस्ट दे देंगे, नहीं। अगर कोई सीएम मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या सीएम ही अपनी पोस्ट छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो हम ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट किसी और को दे देंगे। हम उस दौरान इलेक्शंस दोबारा से कराते हैं और इन्हीं इलेक्शंस को कहा जाता है बाय इलेक्शंस। इन्हीं को क्या कहते हैं? बाय इलेक्शंस। There are certain elections that are conducted in a particular constituency। पूरी इंडिया में नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाएंगे। अगर वहां का जो मेंबर है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी डेथ हो जाए या वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे, उस पार्ट में हम बाय इलेक्शंस कराते हैं। देन मिड टर्म इलेक्शन क्या है? नाम में लिखा है मिड टर्म कि 5 साल के टेन्योर के अंदर जो जनरल इलेक्शन के 5 साल आपको मिले हैं, उस दौरान जो इलेक्शन होंगे, इसका रीजन डेथ और रेजिग्नेशन नहीं होता है। इसका रीजन होता है जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो मैक्सिमम रूलिंग कैपेसिटी थी, हो सकता है उसके कुछ एमएलए उस पार्टी को छोड़ दे और गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाए। अब इतने लोग नहीं है, इतने एमपीज नहीं है जो रूलिंग पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी आपको। द नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले मैंने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारी जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है। अभी हमने देखा था इंडिया को हमने छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया है, तो टोटल कितने हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एमपी। क्या बोलते हैं उसको? एमपी। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी ही जो स्टेट्स है, हर स्टेट को हमने एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है, पर इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत जरूरी है। इंडिया को आपने जो पार्ट में बांटा उसको आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला, स्टेट को जिसमें बांटा उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को एमपी बोला जाता है और यहां के रिप्रेजेंटेटिव को एमएलए बोला जाता है। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही जो गांव होते हैं और जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जो कि आपके म्युनिसिपल्स होते हैं और जो पंचायत होते हैं, इनमें इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं, और इनमें एरियाज को ना तो कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटोगे ना तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटोगे, जबकि इनमें एरियाज में हम इनको वार्ड में बांटते हैं। किसमें बांट देते हैं? वार्ड में। किसमें बांट देते हैं? वार्ड। और वार्ड सेम कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ही होता है, एक बड़े से गांव को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, दैट इज योर वार्ड। अक्सर आपने सुना होता है कि कोई नेता इतनी सीटों से जीता, इतनी सीटों से हार गया, तो सीटों का मतलब कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी को कहीं जगह सीट के नाम से भी जाना जाता है, हम इनको सीट्स भी जानते हैं। तो सीट बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूंसी का ही दूसरा नाम है जिसे आप सीट कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लोक दल जो हरियाणा के अंदर थी वो 60 सीटों से जीती, तो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी जीत हुई है, मतलब 60 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोक दल के जीते हैं। देन इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बहुत जरूरी है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब थोड़ा समझ लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। अब हम जानते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर सब सेम कैटेगरी के लोग नहीं रहते, कुछ पावरफुल है और कुछ वीक हैं। अब वीक इन द सेंस हो सकता है पैसे के मामले में वीक हो या मसल पावर के रिस्पेक्ट में वीक हो। तो क्या होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि जो वीक सेक्शन है कभी इलेक्शन में आए, और वीक सेक्शन चाहता है इलेक्शन में आना,
पर जो पावरफुल लोग हैं उनकी वजह से, उनकी डर्टी पॉलिटिक्स के कारण वो कभी भी इलेक्शन में नहीं आ सकते। और यही प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देखी थी और उन्होंने एक लॉ पास किया था जिसके वजह से इलेक्शंस के अंदर कुछ सीटें जो है वो इन वीकर क्लास के लिए बना दी गई। यही आपके यहाँ मेंशन है कि जो कंपटीशन होता है इसमें कुछ वीकर सेक्शंस ऐसे होते हैं सोसाइटी के जो कि इलेक्शन जीतना चाहते हैं, पर जो पावरफुल लीडर्स हैं, जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी वजह से वो इलेक्शन में नहीं आ पाते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन वीकर सेक्शन के लिए कुछ पार्ट्स को, कुछ सीट्स को, कुछ पॉलिटिकल सीट्स को हमने रिजर्व कर दिया। अब ये सीटें कौन कौन सी हैं, मतलब बेसिकली ये वीकर सेक्शन कौन कौन से हैं, ये आपके दो हैं, एक है शेड्यूल कास्ट और एक है शेड्यूल ट्राइब। जान लेते हैं। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो जो एससी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, इनकी 79 सीटें रिजर्व है कि इन सीटों से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ेंगे वो भी एससी कम्युनिटी के होने चाहिए। दूसरी चीज, जो जीतेगा, जो इनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो भी एक एससी ही होना चाहिए। और इसी तरीके से एसटी के लिए 41 सीटें, जो कभी कभी 47 भी हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड जो होती हैं, इतनी सीटें 41 सीटें वो रिजर्व है किनके लिए, एसटी के लिए, कि इन सीटों से सिर्फ एसटी ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीतेगा वो भी क्या होगा, एसटी। तो मतलब इन 543 सीटों में से ये दो सीटें इनके लिए फिक्स्ड है कि जो इन 79 रिप्रेजेंटेटिव एससी के ही होंगे और 41 रिप्रेजेंटेटिव एसटी के ही होंगे। पर जरूरी नहीं है, एक बहुत अच्छी एक रूल पास किया गया था कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, भले आप वीकर सेक्शन से हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो। तो दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट विद द इलेक्शन पार्टीज। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी